सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक जीवन भाग 3 कक्षा 8 और तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे संसदीय सरकार। क्या पढ़ेंगे? संसदीय सरकार, लोग व उनके प्रतिनिधि। मतलब कि सरकार में लोगों के प्रतिनिधि किस प्रकार आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटो के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब हम इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचकर बताइए कि क्या आपके विद्यालय मतलब बच्चों से हम कह रहे हैं कि आप सोचिए इस पाठ को पढ़ते हुए गांव, शहर, देश, शासन व्यवस्था में हम सभी भागीदार बन सकते हैं। क्या यह मुमकिन है? तो उत्तर आता है हाँ। यदि समूह छोटा हो तो शायद यह संभव है कि सारे लोग इसमें बराबरी से हिस्सेदारी कर सके और जरूरी निर्णय व उन्हें लागू करने में बराबर की भूमिका निभाएं। लेकिन यदि बात हमारे देश की हो या फिर गांव की तो क्यों न हो, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, गांव में भी हमारे यहाँ क्या किया जाता है या घर में भी हमारे यहाँ जो निर्णय लिया जाता है सब लोग सोच समझ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर गांव और निर्णय जो लेना है वो देश के लिए लेना है। किसके लेना है? तो संसदीय सरकार, मतलब संसद के द्वारा चुने गए सरकार को हम संसदीय सरकार कह रहे हैं। तो भारतीय संविधान तो यह निश्चित करता है कि सभी लोग अपने देश के शासन प्रणाली का हिस्सा है। जो भी 18 वर्ष से ऊपर उम्र के हैं वो सब क्या है, संसद में भाग ले सकते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों को करते हैं क्योंकि वो वोट के माध्यम से जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मत देने का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। जैसा कि आप गांव में भी देखते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, राज्य विधानसभा और संसद। इन प्रतिनिधियों की यह जिम्मेवारी होती है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की राय जाने। उनको जिम्मेवारी ये होती है कि वो क्षेत्र के लोगों की राय जानकर और उसमें क्या क्या विकास करना है, उनकी समस्या सुनना है, और उनके प्रतिनिधि काम भी यही करते हैं। और ये कितने सालों के होते हैं? 5 वर्षों के लिए होते हैं। इनकी जिम्मेवारी लोगों के प्रति होती है। इन वर्षों के दौरान यदि वे ठीक से काम न करे तो लोग उन्हें दूसरी वोट देकर नहीं जिताते हैं या वो हार जाते हैं, जो कि संसदीय क्षेत्र में कहा भी जाता है। यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि किस प्रकार से लोग स्थानीय शासन की इकाई जैसे ग्राम पंचायत, मतलब गांव के, जैसे हम लोग गांव में हैं तो ग्राम पंचायत है, शहर में रहेंगे तो नगर निगम हो जाएगा। इसी तरह से पूरे देश के कानून बनाने वाले संसद तक सभी को शामिल होने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। ये प्रतिनिधि लोग की तरह से कानून बनाते हैं, उन्हें कानून लागू करने और शासन, तो ये लोग शामिल होते हैं और शासन के प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। ये प्रतिनिधि लोगों की तरह से कानून बनाते हैं जो लोगों की ज़रूरतों के लिए होता है। तो ये उन्हें लागू करने और शासन की ज़रूरत निर्णय, जो शासन व्यवस्था में ज़रूरत निर्णय है, जैसे आप एक घर के भी बारे में आप सोचिएगा तो आप देखिएगा कि आपके जो पिताजी होते हैं वो निर्णय लेते हैं कोई भी काम करने के लिए, उसी तरह संसद करता है। तो संसदीय सरकार के प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। इसका समय निश्चित होता है। यह समय अवधि समाप्त होने पर लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का फिर से मौका मिलता है और इसका उदाहरण सामान्यतः भारत में 5 साल है। आप हर 5 साल में देखिएगा भारत में चुनाव होता है और जो दल के लोग जीतते हैं वो सत्ता कहलाते हैं, जो दल के लोग हार जाते हैं वो विपक्ष कहलाते हैं। तो 5 साल के बाद होने वाले चुनाव में लोग पुराना प्रतिनिधि को दोबारा वोट देकर नए प्रतिनिधि भी चुन सकते हैं। अगर पुराना प्रतिनिधि काम नहीं करता है तो उसको क्या करते हैं, लोग हरा देते हैं और नया प्रतिनिधि चुनते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों मिलकर सदन का
जो संसद है वो बनता है। तो ये तीनों मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं। अब हम लोकसभा के बारे में समझेंगे। भारतीय सदन के दो सदन होते हैं। जो सदन है उसके भी दो सदन है, एक लोकसभा और एक है राज्यसभा। कितने हैं? दो हैं, एक लोकसभा और एक है राज्यसभा। सदन के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं और नाम के अनुसार यहाँ बैठने वाले जनप्रतिनिधि यानी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है, जो कि ग्राम पंचायत या राज्य विधानसभा की तरह से लोकसभा के भी हर 5 साल में चुनाव कराया जाता है। यहाँ पर भी 5 साल में चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को लगभग समान जनसंख्या निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ निर्दलीय उम्मीदवार जो कि बिना दल के होते हैं ना, उनको निर्दलीय कहते हैं। तो इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र है और लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन, देखिए यहाँ पर कह रहा है एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य भी मनोनीत होते हैं, तो यह हो जाएगा 545। चुने जाने वाले उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाते हैं। इन संसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। उसी में से एक अध्यक्ष चुना जाता है, एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि संसद की कार्यवाही जो होती है वो चलाने के लिए। यहाँ पर आप संसद का फोटो भी देख रहे हैं। अब हम समझेंगे राज्यसभा। क्या समझेंगे? राज्यसभा। तो भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। इसका उच्च सदन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा मुख्य रूप से देश क्या होता है? देश के प्रतिनिधियों के और राज्यों के प्रतिनिधियों की तरह कार्य करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब ये अपने नहीं होते हैं, धीरे, और इसके लिए भी चुनाव होता है, लेकिन इसमें हम लोग चुनते हैं और ये भी लोग जाते हैं। राज्यसभा में 238 निर्वाचित हैं तथा 22 मनोनीत है। यहाँ पर कितने हैं? 238 निर्वाचित हैं और 22 को मनोनीत कर कर भेजा जाता है। तो राज्य के लोग विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं और प्रत्येक 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। एक बात याद रखिएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। आपसे पूछा जा सकता है क्या राज्यसभा भंग होती है? नहीं, कभी नहीं। और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। अब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। सदन का तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से कर सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा चुनाव के बाद चुने गए सदस्य को सूची तैयार की जाती है। जिस राजनीतिक दल को बहुमत के आधे से अधिक सीट प्राप्त होते हैं उस दल के नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं। मतलब आधा से बेसी जिसके पास सीट है उसको राष्ट्रपति न्योता भेजते हैं कि आइए और सरकार का निर्माण कीजिए। भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कम से कम 543 में से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। यदि किसी एक दल के बहुमत नहीं है तो वह क्या करता है? गठबंधन का सरकार बनाता है, जो कि 1984 में 8वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों की तालिका दी गई है। इस तालिका से आप समझ सकते हैं पिछले कुछ सालों में लोकसभा चुनाव में किसी भी एक राजनीतिक दल के पास सरकार बनाने के लिए जरूरत बहुमत नहीं है, इसीलिए कई दलों में क्या किया जाता है? गठबंधन किया जाता है। आज हमारे यहाँ
बीजेपी की सरकार है ये पूर्ण बहुमत की है, मतलब ये किसी से गठबंधन नहीं की हुई है। लेकिन यही बिहार में आप देखिएगा जदयू प्लस बीजेपी, ये क्या है, गठबंधन की सरकार है। तो इससे ज़्यादा आप समझने का कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर पार्टियों का नाम है जो आपके जरूरी के लिए है: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इंडियन कांग्रेस, ये सब, और यहाँ पर क्षेत्रीय दल है। तो अब हम इस गठबंधन क्या है, गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश की गई। गठबंधन की सरकार के उदाहरण को समझने के लिए नीचे की तालिका लोकसभा चुनाव 99 के नतीजे पर देखिए। यहाँ पर भी सीट नहीं था तो क्या किया गया, गठबंधन किया गया, और गठबंधन के आधार पर ही सरकार बनाई गई। जैसे यूपीए की सरकार थी, जैसे पहले पूर्व पूर्व जो थे बीजेपी की सरकार थी गठबंधन के, और यहाँ पर भी आज बिहार में भी आप गठबंधन की सरकार देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यही ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री तो क्या होते हैं, मुखिया होते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो मंत्री बनाए जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की सलाह से ही प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, मतलब राष्ट्रपति उस पर सहमति देते हैं तब वो क्या करते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री व सभी मंत्रियों के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना भी मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के रूप में जो कि सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। अगर मंत्रिपरिषद सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो सदन के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। भारत के में प्रधानमंत्री का सरकारी में सर्वोच्च स्थान, मतलब सबसे बड़ा कौन होता है, यहाँ पर कह रहा है भारत में प्रधानमंत्री की सरकार में सर्वोच्च स्थान होता है, माने सरकार में तो सबसे बड़ा वही होता है। तो कहने का मतलब प्रधानमंत्री एक तरह से मंत्रिपरिषद तथा दूसरे तरफ राष्ट्रपति के बीच एक सेतु का काम करता है, मतलब एक रास्ता का काम करता है। और प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल भी होते हैं, क्योंकि कोई भी निर्णय उनसे बिना पूछे नहीं लिया जा सकता है। अब हम लोग सदन के कार्य पढ़ेंगे। तो सदन को मुख्यतः निम्नलिखित कार्यों करने हैं। यह है विधायिका, वित्त कार्य, सरकार को नियंत्रित करने के मार्गदर्शन और जानकारी। तो पहले समझते हैं विधायिका कामकाज। सदन पूरे देश या किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में मतलब अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से कानून का निर्माण किया जाता है। दूसरा है वित्तीय कार्य। सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं, मतलब बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। संसद अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का भी हिसाब तथा प्रस्तावित आय का वितरण संसद को देना होता है। जो संसद में विधेयक पास हो या बजट पास हो उस पर चर्चा होती है, और चर्चा के बाद जो निर्णय आता है वो हम सबों को मान्य भी होता है। आगे है सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन और जानकारी देना। सरकार को नियंत्रित करना तथा मार्गदर्शन देना सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सदन में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कार्य करते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद संसद या सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो कि उनका कर्तव्य भी है। अगर वह उत्तरदायी नहीं होंगे तो सरकार क्या होगा, खराब हो जाएगा। अब यहाँ हम समझेंगे सदन कई तरीकों से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है, किस प्रकार से सदन चलता है, और मंत्रियों पर सदन किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करता है। उन तरीकों में प्रश्नकाल होता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना और अविश्वास प्रस्ताव पेश करना प्रमुख होता है। जैसे कोई भी विधेयक आता है या कोई भी कानून बनता है तो उस पर क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। अब हम समझेंगे प्रश्नकाल में पूछना
किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्नकाल सदन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसदीय कार्यवाही का प्रत्येक दिन प्रश्नकाल से शुरू होता है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद आमतौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित किसी भी विभाग की किसी भी विवाद से जुड़े किसी समस्या के लिए प्रश्न पूछते हैं। कई मौक़ों पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो सरकार के किसी ऐसी नीति या कार्यक्रम से संबंधित होते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। मतलब अपने क्षेत्र से नहीं, विवाद से भी जो भी चीज़ आपको लगता है कि ये है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अब हम समझेंगे अविश्वास प्रस्ताव ये क्या है। अविश्वास का मतलब है आपको हम पर विश्वास नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने का एक मजबूत तरीका है। यदि सदन को यह लगता है कि मंत्रिपरिषद सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर बहस बुलाते हैं जो एक निश्चित दिन या निश्चित समय पर निर्धारित किया जाता है। बहस के बाद मतदान किया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब सरकार को रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि अगर सरकार उन चीज़ों को नहीं करती है तो उन पर भी क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। तो आज हम संसदीय सरकार, लोग व उनके प्रतिनिधि, बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इस पाठ का अध्ययन आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद।